हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा कर सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज बेटा हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग सीखेंगे बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कि कैसे गैसेस का बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पहले तो मुझे क्या बता दो, आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, बता दो यार। और आज का हम बेहतरीन लेक्चर शुरू करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आप लोगों को बेटा मजा आ जाएगा पढ़ने में, बस मेरे साथ सुनते चलना। क्या आप लोग रेडी हैं? छोटा लेक्चर होगा क्योंकि इसका अगला लेक्चर जो आएगा वो थोड़ा बड़ा होगा और ये चैप्टर कंप्लीट होगा, लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो समझना बहुत जरूरी है। आज एक तरीके से समझ लो जैसे दूध के ऊपर मलाई होती है ना, तो हम सिर्फ मलाई को देख रहे हैं। वो मलाई जमी कैसे, वो मलाई बनी कैसे, वो नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। अरे बात समझ में है कि नहीं? आज सिर्फ इतना समझाऊंगा कि ये जो मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ा रहा हूं, ये जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा है, क्या हो रहा है एक्चुअली में। अरे बात समझ में है कि नहीं आई? कैसे हो रहा है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं ये सब होने के लिए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। क्या आप लोग रेडी हैं? लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास दो ही तरीके के गैसेस है मेनली, एक है बेटा ऑक्सीजन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड, और इन्हीं को हम लोगों को ट्रांसपोर्ट कराना है। तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, जो ऑक्सीजन का 97% ऑक्सीजन जो है वो आपका जो ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है बेटा बाय ब्लड। ब्लड के अंदर होते हैं हमारे आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, और उन आरबीसीज के अंदर ना ही न्यूक्लियस है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही कुछ कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं है। वो पूरी तरीके से भरा हुआ है किससे बेटा? पूरी तरीके से भरा हुआ है हेमोग्लोबिन से। पूरी तरीके से हेमोग्लोबिन से भरा हुआ है। ठीक है, तो इस हेमोग्लोबिन से क्या होता है, जो 97% ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू हेमोग्लोबिन, और बाकी जो बचा हुआ 3% ऑक्सीजन है वो बेटा डिजॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। एक्चुअली आपको पता है प्लाज्मा के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में क्या है बेटा? मैक्सिमम अमाउंट में पानी है, और इसी पानी के साथ मिलकर ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है करीब कितनी? 3%। क्या मेरी बात क्लियर हुई? अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई आप लोगों को? तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सीधी बात है सर 97% कैसे होता है? थ्रू ब्लड। अरे ब्लड में क्या है? आरबीसीज। आरबीसीज में क्या है? खूब सारी हीमोग्लोबिन है। सर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर समझा दो जरा, हल्का से हीमोग्लोबिन का बेटा स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। आओ देख लो, आ जाओ देख लो भाई। हीमोग्लोबिन की बात करूं तो मैं लिखता हूं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन बेटा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक बना हुआ है बेटा हीम, और एक बना हुआ है ग्लोबिन नाम से। हीम, हीम इज फॉर, हीम वर्ड इज यूज फॉर आयरन। आयरन के लिए यूज करते हैं। तो हीमोग्लोबिन में जो हीम वाला पार्ट है वो दिखाता है बेटा आयरन वाला पार्ट। अरे बात समझ में है कि नहीं? आयरन, साथ में बेटा इसमें कुछ रिंग्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रिंग्स पाई जाती है, आपको इतना नहीं जानना। और ग्लोबिन में क्या होता है बेटा? ग्लोबिन क्या है? एक तरीके का प्रोटीन वाला पार्ट है। अरे कौन सा पार्ट है बेटा? प्रोटीन वाला पार्ट है। तो इसमें क्या होती है बेटा? चैन्स होती है। क्या होती है? चैन होती है, दो अल्फा की चैन और दो बीटा की चैन। अरे क्या मेरी बात समझ में आई? दो अल्फा की चैन और दो बीटा की चैन। तो अब मेरी बात समझ लो, यहां पे जो समझाने जा रहा हूं देखो भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ग्लोबिन वाला पार्ट है ना। तो दो अल्फा की चैन और दो बीटा की चैन है। मान लेते हैं बेटा, ये देख, एक चैन हो गई ये वाली, एक चैन हो गई ये वाली, ये होगी बेटा दो अल्फा की चैन। ठीक है, और यहां पे देख, एक चैन होगी बेटा ये वाली, और एक चैन हो गई देखो ये वाली, ये होगी बेटा बीटा की चैन, है ना। तो ये देखो यहां पे, इधर देखो, ये हो गया आपका ग्लोबिन पार्ट। दो अल्फा की चैन दिख गई आप लोगों को, और दो ही बीटा की चैन दिख गई। ठीक है, अब हर एक चैन के बीच में बेटा, हर एक चैन के बीच में सेंटर पे आपको क्या मिलेगा बेटा? आपको मिलता है, आपको मिलता है Fe+2 यानी आयरन वाला पार्ट। Fe+2, Fe+2। अरे मेरी बात सुन, ये वही साइट है बेटा, ये वही साइट है जहां पे क्या आके अटैच होता है हमारा, जहां पे आके हमारा अटैच होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना। एक साइट पे, एक Fe+2 साइट पे जाके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होता है। तो आप मुझे बता दो, एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से कितने अटैच होंगे हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? जी देखो 4। अरे एक ऑक्सीजन आके यहां अटैच हो जाएगा भैया, कलर चेंज कर लेते हैं। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके यहां अटैच हो गया, एक ऑक्सीजन आके यहां अटैच हो गया, एक आके यहां अटैच हो गया, और एक आके बेटा यहां अटैच हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कितने मॉलिक्यूल एक हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो सकते हैं ऑक्सीजन के? आंसर इज 4। क्यों? क्योंकि इनके पास 4 ही क्या है? आयरन+2 साइट है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? इसके साथ साथ, इसके साथ साथ आयरन+2 के साथ साथ हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में आप लोगों को हर एक के अंदर हीम एटम भी देखने को मिलता है। हीम एटम भी देखने को
मिलता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? ये हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको रफली समझा दिया। और एवरी हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हर एक ईच हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है बेटा? 8, 4। याद रहेगी मेरी बात? बहुत बढ़िया, आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात और समझ लो, क्या हेमोग्लोबिन से सिर्फ ऑक्सीजन अटैच हो सकता है कि डिसोसिएट भी हो सकता है? अरे क्या हेमोग्लोबिन से सिर्फ ऑक्सीजन के अटैच होगा कि डिसोसिएट भी होगा? बेटा रिवर्सिबल मैनर में, एनसीईआरटी साफ लिखती है रिवर्सिबल मैनर में अटैच होगा। रिवर्सिबल मैनर मतलब जब ऑक्सीजन को अटैच होगा और जब उसको टिश्यूज के पास जाना होगा तो वो हेमोग्लोबिन का साथ छोड़ के टिश्यूज के पास चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो रिवर्सिबल मैनर में आके एसोसिएट करता है, रिवर्सिबल मैनर में आके हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन हमारा अटैच होता है। तो सीधी बात है, मेरी बात समझ लो बेटा, ऑक्सीजन 97% हेमोग्लोबिन के थ्रू जाता है और 3% बेटा डिसॉल्व फॉर्म में जाता है प्लाज्मा के अंदर। और वो भी किस में डिसॉल्व होता है बेटा? प्लाज्मा मैक्सिमम बना हुआ है पानी का, तो पानी के अंदर डिसॉल्व होकर चल पड़ता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की बात बता रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड में आरबीसीज के अंदर हेमोग्लोबिन जो है उससे जाके अटैच होके वो ट्रांसपोर्ट होता है। जहां पे ऑक्सीजन हमारा 97% हेमोग्लोबिन के साथ जा रहा है, वहां पे ये सिर्फ 23% जा रहा है। दूसरी बात, 7%, अगले तो 7% है कार्बन डाइऑक्साइड, वो जाता है बेटा डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा में पानी है, ठीक है ना, तो उसके अंदर डिसॉल्व फॉर्म में थ्रू होके जाता है। एक बात सुनो मेरी, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो 3% है ना, और अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो 7%। यहीं से आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ज्यादा सॉल्यूबल कौन है पानी के अंदर? तो आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड। कितना गुना बेटा? 20 टाइम्स मोर सॉल्यूबल देन ऑक्सीजन। क्या मेरी बात क्लियर है? सारी बातें बेटा मैं यहां पे लिख चुका हूं, सारी बातें मैं यहां पे आपको लिख के दे चुका हूं। और नेक्स्ट जो मैक्सिमम अमाउंट है बेटा 70%, मैक्सिमम अमाउंट जो है 70% वो होता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। सर ये बाइकार्बोनेट आयन तो पहली बार सुना है, इसका मतलब समझा दो। अभी मैं आपको बिल्कुल बेटा सब कुछ समझाऊंगा, एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगा, बस ध्यान देते रहना कि ये बाइकार्बोनेट आयन आया कहां से, ये भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? अरे क्या मेरी बातें क्लियर है? आई थिंक आपको मेरी सारी बातें यहां तक क्लियर होंगी। इस पूरे पेज से बेटा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, बहुत बार रिपीटेड सवाल आते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलता हूं और आपको समझाता हूं कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा। उससे पहले एक चीज और है ना, सर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है, सर हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है। एक बात याद रखना, हेमोग्लोबिन दोनों से बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन से भी, कार्बन डाइऑक्साइड से भी, और एक और चीज बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड से भी। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ऑक्सीजन तीनों से बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन से भी, कार्बन डाइऑक्साइड से भी, और कार्बन मोनोऑक्साइड से भी कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है मालूम है? हेमोग्लोबिन की मैक्सिमम एफिनिटी की बात करूं या मैक्सिमम वो किससे ज्यादा प्यार करता है, तो याद रखना सबसे ज्यादा वो प्यार करता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड से। किससे प्यार करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। उसके बाद ये करता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड से, और लास्ट में चुनता है जाके ऑक्सीजन को। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? हेमोग्लोबिन की एफिनिटी बता रहा हूं, मतलब अगर हेमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बराबर मात्रा में मिल गए तो वो किसको चूज कर लेगा बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड को चूज कर लेगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा? लेकिन हेमोग्लोबिन अभी यहां पे बताया मैंने आपको 97% ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से अटैच होता है, जबकि हेमोग्लोबिन को ज्यादा प्यारा कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्यारा है। इसका मतलब एक मेरी बात समझ लो, जैसे एक इंसान होता है ना, एक होती है बेटा घर वाली, एक होती है बाहर वाली। तो जो आदमी होता है वो घर वाली से थोड़ा कम प्यार करता है लेकिन बाहर वाली से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन रहना उसको घर वाली के साथ ही है। तो घर वाली से ज्यादा प्यार कब करेगा? जब वो मोर एफर्ट दिखाएगी। यानी हेमोग्लोबिन बाइंड करना चाहता है किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, लेकिन उसको बाइंड करना पड़ेगा जबरदस्ती किसके साथ बेटा? ऑक्सीजन के साथ। वो कब करेगा? जब ऑक्सीजन अपनी क्या दिखाएगा बेटा? एफिनिटी दिखाएगा। एफिनिटी मतलब जब वो ज्यादा ही मात्रा में, कंसंट्रेशन में ज्यादा में प्रेजेंट होगा, जब ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा, तभी 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 बेटा, तभी सिर्फ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अटैच होगा। वरना अगर हल्का सा भी कार्बन डाइऑक्साइड जरा दिख गया उसको, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको ले जाएगा। क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं आई? भैया हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से अगर बाइंड करवाना है, अगर हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड करवाना है तो ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होना चाहिए। अरे ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तभी वो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा। अगर उसे हल्का सा भी भनक लगी कि कार्बन डाइऑक्साइड आसपास है और वो इससे तो ज्यादा ही है, तो वो तुरंत बेटा छोड़ देगा,
वो तुरंत ऑक्सीजन को छोड़ देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को आके पकड़ लेगा। इसका मतलब ऑक्सीजन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि मुझे हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट कर ले। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? ये सर मैं क्या पढ़ा रहे हो आप? अभी बेटा इसी का पूरा कंसेप्ट बताने वाला हूं, ठीक है? अब और सुन लो, जब हीमोग्लोबिन बेटा, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है ना, तो उसे बोलते हैं बेटा HbO2 मिलकर बनता है, इसे बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है? इसके अलावा इधर देखो, जब हीमोग्लोबिन बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होगा तो उसको क्या बोलेंगे? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है? और जब बेटा हीमोग्लोबिन हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो उसको बेटा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, याद रखना, बच्चे बहुत गलत करके आते हैं। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच होता है तो बच्चे बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। गलत है भैया, गलत है, कार्बोक्सी नहीं है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं? हीमोग्लोबिन की एफिनिटी किससे ज्यादा है? सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से है। अगर मैं कंपेयर करूं तो ऑक्सीजन से 200 से 250 गुना ज्यादा, 200 से 250 गुना ज्यादा टाइम्स एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के पास है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन से जितने टाइम में रिएक्ट करेगा ना, मतलब अटैच होगा, उससे 200 से 250 गुना ज्यादा एफिशिएंसी है उसकी कि वो किससे रिएक्ट करे? कार्बन मोनोऑक्साइड से। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कितना बेटा? 20 से 25 गुना ज्यादा एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की किससे रिएक्ट करने की? कार्बन डाइऑक्साइड से। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन एक लीस्ट ऑप्शन है। क्या है? लीस्ट ऑप्शन है, लेकिन 97% उसको बाइंड भी उसी से करना है। तो अगर लीस्ट ऑप्शन कोई है तो उसको ज्यादा अपनी क्या दिखानी पड़ेगी? ज्यादा अपनी अहमियत दिखानी पड़ेगी, ज्यादा अपना अमाउंट ऑफ लव दिखाना पड़ेगा, ज्यादा अपना प्रेशर दिखाना पड़ेगा, तब जाके एक हेमोग्लोबिन का ध्यान खींचेगा किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ, वरना ध्यान नहीं खींच सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? लेट्स डू इट। अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे पूरे तरीके से ट्रांसपोर्ट। पूरे तरीके से क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा, बस समझते चलना बेटा। ये देखो बेटा, ये एल्वियोलाई है। ये क्या है? एल्वियोलाई है। और आपको पता है एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है कितना? 104 mm ऑफ Hg। 104 mm ऑफ Hg। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेटा यहां पे 40। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। 40 mm ऑफ Hg होता है। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे, ये बेटा हमारी है ब्लड वेसल। ये क्या है हमारी? ये हमारी, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, एक ब्लड वेसल बना के दिखा रहा हूं। बेटा देखना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को, बहुत मजा आएगा, बस सुनते चलना, बहुत मजा आएगा। बस आप लोग थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान दे लो और सुनते चलना बस। ये लो बेटा, ये बना दी मैंने आप लोगों के लिए, क्या बेटा? ब्लड वेसल। अब ये ब्लड वेसल में आपको पता है यहां से आ रहा होगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या आ रहा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहां पे होगा हमारा, क्या होगा? देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है आपको मालूम है? ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। कितनी होती है बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 40। और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45। ठीक है ना? अब क्या होता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या आता है? यहां पे आ रहा होता है। अब मेरी बात समझना, बहुत तरीके से समझाऊंगा बेटा, बस समझते चलना, ठीक है? तो अब ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में मैं बेटा यहां पे बना दे रहा हूं क्या? आपका आरबीसी। क्या बना रहा हूं? एक बाई कनकेव आपके लिए मैंने यहां पे बना दिया आरबीसी। ये लो बेटा, आरबीसीज मैंने यहां पे आपको बना के दिखा दी। अब मेरी बात समझना बेटा, अब मेरी बात समझना। आरबीसीज में मैक्सिमम मात्रा में क्या है बेटा? मैक्सिमम मात्रा में पूरा भरा हुआ है हेमोग्लोबिन से। तो आरबीसीज के अंदर हेमोग्लोबिन यहां प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कहां था? क्या था? 40। और वहां पे कितना था बेटा? 104। क्या था? 104। तो होगा क्या? ऑक्सीजन आ जाएगा बेटा अंदर। ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? अंदर, ठीक है ना? और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है? 45। और यहां पे कितना है? 40। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या चला जाएगा? बाहर। तो ये तो हो गया, बात समझ में आ गई। अब आरबीसीज के अंदर बेटा क्या आ गए? ऑक्सीजन। आरबीसीज के अंदर क्या आ गया? ऑक्सीजन। और मेरी बात समझ लो बेटा, ये जो ब्लड बन गया, ये कैसा बन गया बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। और अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर
ऑक्सीजन का प्रेशर होता है बेटा 95 mmHg, 95 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हो जाता है बेटा 40 mmHg। क्या हो जाता है? 40 mmHg। मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो हेमोग्लोबिन है ये कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ ज्यादा मोहब्बत दिखाता है, ज्यादा प्यार दिखाता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन से। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसका प्रेशर बहुत हाई होगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आप देखो ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है बेटा? 95 mmHg है। या मैं बोलूं एल्वुलाई जब यहां से ब्लड ऑक्सीजन अपना भेज रही थी तो वहां पे प्रेशर कितना था ऑक्सीजन का? 104 था। तो हेमोग्लोबिन को मजबूरन क्या करना पड़ता है बेटा? ऑक्सीजन से बाइंड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर बेटा बहुत ज्यादा है। अरे ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है बेटा? बहुत ज्यादा है। अरे मेरी बात सुन, एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में अंदर जा रही थी, भरपूर मात्रा में अंदर जा रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता जा रहा था, इसलिए हेमोग्लोबिन पे कोई चांस नहीं था। हेमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को पकड़ लिया। क्या मेरी बात समझ में आई? और हेमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को पकड़ लिया, ये ब्लड बन गया बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का प्रेशर क्या पहुंच गया? 95 mmHg। क्या बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और हेमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेटा बना दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना दिया बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां जाएगा बेटा? टिश्यूज के पास जाएगा। कहां जाएगा? टिश्यूज के पास जाएगा। चलो बेटा यहां मैं आपको बना के दिखाता हूं टिश्यूज। ये रे बेटा टिश्यूज, ये रे, ठीक है ना? ये आपके हो गए बेटा टिश्यूज। क्या हो गए? टिश्यूज। और आपको मालूम है कि टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर, टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है बेटा? 20 से लेके 40। अरे 20 से लेके 40 के आसपास होता है ऑक्सीजन का प्रेशर। और अरे बेटा ये चलना बंद हो गया, शिट, एक सेकेंड, ठीक है ना? हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है बेटा करीब करीब 45 mmHg, 45 mm ऑफ Hg। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब टिश्यूज के अंदर ये सिस्टम चल रहा है, टिश्यूज के अंदर ये ऑक्सीजन का प्रेशर चल रहा है। अब मेरी बात समझो, अब ये आरबीसी कहां आएगा बेटा? टिश्यूज के पास आएगा। अब ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन कैरी करके बैठा है ये आरबीसी कहां पहुंचेगा? अब टिश्यूज के पास आएगा। और टिश्यूज के पास जैसे ही आके देखेगा, टिश्यूज देखेगा कि भैया यहां तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पे अब क्या आ गया? ये देखो मैं यहां पे भी ये क्या बना दे रहा हूं, एक यही वाला आरबीसी मैं यहां पे ये बना के दिखा रहा हूं। यही वाला मैं आपको आरबीसी यहां पे बना के दिखा रहा हूं। बेटा सारे कंसेप्ट समझा दूंगा, ध्यान दे ले, बस सारा कंसेप्ट समझा दूंगा। अब यहां पे जो हमारा आरबीसी घूम के आया, आरबीसीज ने देखा कि भैया यहां पे तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आरबीसीज के अंदर पहले ही हेमोग्लोबिन किससे अटैच था? ऑक्सीजन से अटैच था और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन के आ रखा था यहां पे। लेकिन जैसे आरबीसी यहां पे आया, हेमोग्लोबिन ने देखा कि यहां पे तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है। हेमोग्लोबिन के मन में आ गई लालच कि मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से प्यार करता हूं। उसने तुरंत क्या किया? और हेमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया। उसने क्या किया? तुरंत हेमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया। और यहां पे देखो बेटा हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन फिर से अलग हो गए। अरे हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन फिर से अलग हो गए। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है बेटा? क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? आनी चाहिए बेटा, ठीक है ना? और ये ऑक्सीजन किसको मिल गया जाके? ये ऑक्सीजन जाके मिल गया बेटा, ये ऑक्सीजन जाके मिल गया इन टिश्यूज को। अरे अगर ये चीज ना होती तो कभी भी ऑक्सीजन टिश्यू को ना मिल पाता। अगर ये चीज ना होती तो कभी भी ऑक्सीजन टिश्यू को ना मिल पाता। अब मेरी बात समझ में आ गई? सर अब हेमोग्लोबिन खाली हो गया। हेमोग्लोबिन तो खाली क्यों हुआ? हेमोग्लोबिन खाली इसलिए हुआ क्योंकि उसको उसका जन्म जन्म का प्यार मिल गया। कौन मिल गया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। हेमोग्लोबिन ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया और बेटा बना दिया कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। अरे क्या बना दिया? कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। अब 23% कार्बन डाइऑक्साइड इसी हेमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सिर्फ 23% बता रहा हूं आप लोगों को। अब मेरी बात समझो आगे। सर बाकी कैसे होगा? बाकी आप मान लो बेटा ये प्लाज्मा है बाहर, ये क्या है? सारा प्लाज्मा है। बाकी आपको पता है 7% जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो बेटा डिसॉल्व फॉर्म में होगा। अरे डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा, डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। इस पे भी आऊंगा कैसे होगा बेटा, समझ लो अभी अभी बस समझते चलो, ठीक है ना? ये प्लाज्मा के अंदर 7% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कुल मिला के 30% हो गया। बाकी मैंने आपको बताया था 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। वो कैसे होता है ये समझा रहा हूं, यहां देखो। अब देखो
अब देखो आरबीसी है बेटा, आरबीसी के अंदर पानी भी होता है, तो होता क्या है इधर समझो, होता क्या है इधर समझो, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेटा क्या करता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है, पानी के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और बनाता है बेटा यहां पे बनाता है H2CO3। क्या बनाता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। और ये कार्बोनिक एसिड आगे क्या करता है, टूटता है किसके अंदर बेटा, H प्लस प्लस बाइकार्बोनेट आयन, H प्लस प्लस बाइकार्बोनेट आयन। क्या मेरी बात समझ आई? तो इससे यह भी याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बेटा H प्लस आयन भी आता है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उतना ही H प्लस आयन रिलीज होंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड, और उसके बाद वो टूट के क्या बनाएगा, H प्लस आयन। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा तो पानी से रिएक्ट करेंगे ज्यादा तो H प्लस बनेगा ज्यादा। इसलिए एनसीईआरटी बोलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज करता है तो H प्लस आयन भी इंक्रीज कर जाते हैं। और अगर H प्लस आयन इंक्रीज करेंगे तो आप मेरी बात याद रखना, अगर H प्लस आयन इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, H प्लस आयन एसिडिक इन नेचर होता है ना, तो जिससे क्या होगा बेटा, ब्लड का एसिडिटी, एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ सकता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत तरीके से समझा रहा हूं बेटा, समझना, बहुत तरीके से समझा रहा हूं आप लोगों को। अब देखो क्या हुआ, ये बन गया बेटा बाइकार्बोनेट आयन, ये क्या बन गया, बाइकार्बोनेट आयन। अब देखो प्लाज्मा में क्या हो रहा है भाई, प्लाज्मा के अंदर भी बात करूं तो प्लाज्मा में भी पानी है, अरे प्लाज्मा में तो भरपूर मात्रा में पानी है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डिसॉल्व है। मतलब जो ये प्लाज्मा है, सॉरी ये जो, हाँ ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर भी बेटा ये सेम रिएक्शन चल रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके क्या बना रहे होंगे, कार्बोनिक एसिड H2CO3, है ना, H2CO3, ठीक है। और ये टूट के क्या बना रहा होगा, ये तोड़ के क्या बना रहा होगा, H प्लस प्लस HCO3 माइनस। अरे सेम रिएक्शन बेटा प्लाज्मा में चल रही और सेम रिएक्शन बेटा आरबीसी के अंदर भी चल रही। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सर फर्क क्या है बेटा, फर्क क्या है ये समझा रहा हूं, यहां समझो। जो आरबीसीज के अंदर ये रिएक्शन चल रही है वो एक एंजाइम्स के थ्रू होती है। ये किसके थ्रू होती है, एंजाइम्स के थ्रू होती है। उस एंजाइम का नाम होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस एंजाइम का नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज बेटा यहां नाम लिख दे रहा हूं, CA इज फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और मैं आपको बता दूं कि ये फास्टेस्ट एंजाइम है हमारे पूरे लिविंग वर्ल्ड के अंदर। इट इज द फास्टेस्ट एंजाइम इन लिविंग वर्ल्ड। इससे फास्टेस्ट एंजाइम आप देखोगे नहीं कभी, है ना। इतना फास्ट है कि ये 1 मिनट के अंदर 36 मिलियन कॉपीज बना लेता है, 36 मिलियन कॉपीज बना लेता है भाई, बहुत बड़ी वैल्यू है ये। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी ज्यादा कॉपीज बना लेता है 1 मिनट के अंदर। मतलब अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात करूं तो 1 मिनट के अंदर ये 36 मिलियन बाइकार्बोनेट आयन बना दे रहा होगा। एनसीईआरटी क्या बोलती है, मेरी बात समझना, एनसीईआरटी क्या बोलती है, ये यहां पे नहीं बेटा, बायोमोलिक्यूल्स में लिखा हुआ है, ये यहां पे नहीं लिखा हुआ, बायोमोलिक्यूल्स में लिखा हुआ है कि प्लाज्मा के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वैल्यू कम है और आरबीसीज के अंदर ये एंजाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट आयन जो बनेंगे यहां पे बेटा वो बनेंगे कम और यहां पे बनेंगे बेटा ज्यादा। आरबीसीज के अंदर बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन होगा ज्यादा और प्लाज्मा के अंदर यही वैल्यू होगी कम। तो इन दोनों के वजह से एक अंदर ज्यादा है बाहर कम है, एक डिफरेंस बन गया, एक ग्रेडियंट बन गया। और अगर ग्रेडियंट बन जाता है, डिफरेंस बन जाता है, तो आपको पता है कि क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन शुरू हो जाती है। अरे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन शुरू हो जाती है। मतलब ये बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर बहुत ज्यादा थे और प्लाज्मा के अंदर बहुत कम थे, जिसकी वजह से ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करेंगे बेटा, प्लाज्मा के बाहर, प्लाज्मा के अंदर जाना शुरू कर देंगे, मतलब आरबीसी से ये बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं आई? ये बाइकार्बोनेट आयन सब बाहर निकलना शुरू कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में? इसे बोलते हैं बेटा ई फ्लक्स होना, ई फ्लक्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। लेकिन एक मेरी बात समझो, अगर ये नेगेटिव अंदर बाहर जाते रहेंगे तो मुझे बात बताओ, ये जो आरबीसीज के अंदर ये नेगेटिव वाला चार्ज धीरे धीरे कम होने लगेगा, है ना। तो एक तरीके की आयोनिक इम्बैलेंस होने लगेगी। अरे क्या होने लगेगा, आयोनिक इम्बैलेंस होने लगेगा। इस इम्बैलेंस को रोकने के लिए प्लाज्मा से बेटा अंदर आता है
क्लोराइड आयन, ताकि क्या हो सके, जितना नेगेटिव बाहर जा रहा उतना ही नेगेटिव में अंदर भेज दे रहा। अरे जितना नेगेटिव बाहर जा रहा उतना ही नेगेटिव में अंदर भेज दे रहा। बाहर जा रहा बाइकार्बोनेट आयन, लेकिन अंदर आ रहा क्लोराइड आयन। क्या मेरी बात क्लियर हो रही? यानी क्लोराइड आयन का बेटा क्या हो रहा है यहां पे, इनफ्लक्स हो रहा। अरे क्या हो रहा, इनफ्लक्स सॉरी बेटा, इनफ्लक्स हो रहा। अरे बात समझ में नहीं आई। और इसको बेटा यहां पे देखो, ये जो क्लोराइड आयन शिफ्ट हो रहा है ना अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं बेटा क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। और साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था, बर्गर खाते हुए, हैमबर्गर खाते हुए ये शिफ्ट होता हुआ देख रहा था, तो इसका नाम भी हैमबर्गर ही था, इसलिए इसको प्यार से बेटा हैमबर्गर फिनोमिना या हैमबर्गर इफेक्ट भी कहते हैं। हैमबर्गर फिनोमिना, हैमबर्गर फिनोमिना या बेटा हैमबर्गर इफेक्ट भी देखने को कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये बाइकार्बोनेट आयन देखो बेटा कहां आ गए, सारे के सारे इकट्ठे हो गए प्लाज्मा के अंदर। कहां इकट्ठे हो गए? प्लाज्मा के अंदर। एनसीईआरटी यही बोलती है कि बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, लेकिन मैं आपको और आगे बताता हूं कि ये बाइकार्बोनेट आयन ऐसे ट्रेवल नहीं करता। ये बाइकार्बोनेट आयन से अटैच होता है या तो सोडियम आयन या तो पोटेशियम आयन। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इस नेगेटिव वाले से अटैच होते हैं सोडियम आयन या फिर पोटेशियम आयन, और बना लेते हैं या तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं या बेटा पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट मेनली क्या बनता है बेटा? मेनली बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बनते दोनों हैं, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। लेकिन एनसीईआरटी ये नहीं बताती है, एनसीईआरटी ये नहीं बताती है, तो आपको याद नहीं रखना है। एक्चुअल में सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ये ट्रेवल कर रहा है, बट एनसीईआरटी बोलती है बाइकार्बोनेट आयन, तो अपन लोग बाइकार्बोनेट आयन पे जाके छोड़ देंगे। बट मैक्सिमम किस में करती है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में करती है। अब मेरी एक बात समझना, अब मेरी बात समझना बेटा, ये जो बाइकार्बोनेट आयन मैंने बताया आपको, ये भी प्लाज्मा में आके ट्रांसपोर्ट हो रहा। अरे ये भी तो क्या हो रहा, प्लाज्मा में आके ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, यहां पे मैंने आपको भी लिखवाया, यहां पे मैंने अभी आपको लिखवाया कि 23% तो बेटा हेमोग्लोबिन के थ्रू हो रहा, 70% बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में हो रहा, और 7% जो है वो डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा से हो रहा। यानी प्लाज्मा में तो ये 7% भी हो रहा है और ये बाइकार्बोनेट आयन भी प्लाज्मा के थ्रू ही हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बताओ थ्रू प्लाज्मा, आंसर इज 70 + 7 77%। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि टोटल ट्रांसपोर्ट बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का थ्रू प्लाज्मा, आंसर 70 नहीं दोगे, 7 नहीं दोगे, 77 दोगे, क्योंकि बेटा बाइकार्बोनेट आयन भी तो प्लाज्मा के थ्रू हो रहा और बाकी 7% बचा हुआ भी तो प्लाज्मा के थ्रू हो रहा है, तो आप 77% बोलोगे। नीट में अगर सवाल आ जाए कि डिसॉल्व फॉर्म में कितना कार्बन डाइऑक्साइड, डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा में कितना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, तब आप आंसर दोगे बेटा 7%। तब क्या आंसर दोगे? 7%। बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कितना होता है, तब आप आंसर दोगे 70%। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू प्लाज्मा, आंसर इज 77%। दोनों को ऐड करके लिखोगे। मेरा यहां पे कंसेप्ट क्लियर हो गया और आपका भी हो गया। मेरा तो था ही, मतलब आपका हो गया। मेरी बात पूरी होगी, आपका कंसेप्ट पूरा हो गया। अरे क्या मेरी बात समझ में आया? क्या मेरी बात समझ में आया? अब मेरी एक बात समझो, अब मेरी बात समझो। हेमोग्लोबिन ये रेस्पिरेशन में ये एक तरीके से क्या करवा रहा है बेटा? ट्रांसपोर्ट करवाने में कितना हेल्प करवा रहा है? तो हेमोग्लोबिन बेटा हमारा क्या होता है? एक तरीके का रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। क्या है बेटा? रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? रेड रेड, अरे आरबीसी रेड क्यों दिखते हैं? क्योंकि हेमोग्लोबिन रेड है बेटा। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोल रहा हूं? इसके बिना ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सब कुछ समझ में आ रहा, सब कुछ समझ में आ रहा, लेकिन अभी भी मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही बेटा। क्या समझ नहीं आ रही? ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये जो H+ आयन है ये तो अकेला रह गया अंदर। अगर ये H+ आयन बढ़ता चला गया, अगर ये H+ आयन बढ़ता चला गया, तो बेटा आरबीसीज हमारा एसिडिक हो जाएंगे, ब्लड हमारा एसिडिक हो जाएगा, हमारा आयनिक इंबैलेंस हो जाएगा, हमारा आयनिक नहीं, एक तरीके का पीएच इंबैलेंस हो जाएगा। सॉरी, आयनिक नहीं, पीएच इंबैलेंस हो जाएगा। अरे हमें अपने ब्लड का पीएच मेंटेन रखना है, लेकिन ये H+ आयन अगर बढ़ते गए तो हमारा ब्लड का पीएच लेवल खराब हो जाएगा, है ना। तो इसको पीएच लेवल को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है? समझो, हेमोग्लोबिन फिर आगे आता है। हेमोग्लोबिन इस H+ आयन को बोलता है कि तेरे को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं भाई, तेरे को क्या कर लेता हूं? मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। और ये इसको बेटा बना देता है एसिडिक हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको? HbH, दैट इज एसिडिक हेमोग्लोबिन बोलते हैं।
एसिडिक हेमोग्लोबिन बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब हेमोग्लोबिन ने हमारे ब्लड की पीएच को भी मेंटेन करके रखा। अरे हेमोग्लोबिन ने हमारे पीएच को, ब्लड के पीएच को चेंज होने नहीं दिया, और जो पीएच को मेंटेन करके रखे उसे बोलते हैं बेटा बफर। क्या बोलते हैं? बफर। तो हेमोग्लोबिन आल्सो एक्ट एज अ बफर, आल्सो एक्ट एज अ बफर। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा? तो हेमोग्लोबिन हमारा दो बता दिए मैंने आपको। हेमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी है, और हेमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर, एक्ट एज अ बफर। अब ये सब हो गया बेटा टिश्यू लेवल पे। ये क्या हो गया? टिश्यू लेवल पे। और एक बात समझ लो, एक बात और समझ लो, ये सर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया इसके अंदर? ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा इन टिश्यूज से आया होगा। कहां से आया होगा? इन टिश्यूज से आया होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशर क्या था? 40, और टिश्यूज के अंदर कितना है? 45। ये 50 तक भी चला जाता है, ठीक है ना। तो ये यहां पे 45, वहां पे 40, तो क्या होगा? हाई टू लो अंदर आ जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर आप, मैं बताना भूल गया आपको बीच में, है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया कैसे, तो यहां से अंदर आया। अब ये आरबीसीज ने क्या किया? यहां पे टिश्यूज के पास आके ये काम हुआ आरबीसीज के साथ। अब ये आरबीसीज वापस उठ के कहां जाएंगे? दोबारा जाएंगे बेटा, क्योंकि अब ये आरबीसी कैसा हो गया बेटा? अब ये हो चुका है बेटा डीऑक्सीजनेटेड। क्या हो चुका है? डीऑक्सीजनेटेड। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। अब इसको उठा के ये वापस कहां जाएगा बेटा? एल्विलाई के पास जाएगा। कहां जाएगा? एल्विलाई के पास जाएगा। अब मेरी बात समझना, हुआ क्या? अब मेरी बात समझना बेटा, बहुत तरीके, देखो सारी बातें समझ में आ रही है तुम लोगों को? आई थिंक सारी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। अब देखो होता क्या है, जैसे ये आरबीसी उठ के कहां पहुंचा बेटा? एल्विलाई के पास पहुंचा। इसने देखा एल्विलाई के पास ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? बहुत ज्यादा है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। और मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो क्या होता है? ये जो हमारा कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन है, ये क्या करता है बेटा? ये जो हमारा कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन है, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन है, ये क्या करता है बालको? ये टूट जाता है। किसके अंदर? अगेन हेमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा बाहर निकल पड़ता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? बाहर निकल पड़ता है। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे क्या मेरी बात समझ में आई? अब जो जो हो रहा था सब उसका उल्टा उल्टा कर दो। जो जो हो रहा था सब इसके उल्टा उल्टा कर दो। पहले क्या हो रहा था? बाइकार्बोनेट बाहर गए थे। अब क्या होगा? प्लाज्मा के थ्रू ये बाइकार्बोनेट आयन क्या होंगे बेटा? अंदर आएंगे। क्लोराइड आयन अंदर आए थे, तो क्लोराइड आयन बेटा क्या करेंगे? अब की बार बाहर जाएंगे। तो यहां पे बेटा जब बाइकार्बोनेट आयन बाहर जा रहे थे और क्लोराइड आयन अंदर आ रहे थे, उसको मैं क्लोराइड शिफ्ट कह रहा था, है ना। यहां पे जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, तो इसे बोलते हैं बेटा रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। अरे क्या मेरी बात समझ में आई? अब होगा क्या? आपको याद है एसिडिक हेमोग्लोबिन बना था? अरे इधर देख लो बेटा, एसिडिक हेमोग्लोबिन बना था। एसिडिक हेमोग्लोबिन ये भी क्या करेगा? ये भी क्या करेगा? एसिडिक हेमोग्लोबिन क्या करेगा? हेमोग्लोबिन क्या करेगा? इसको छोड़ देगा, H प्लस आयन को छोड़ देगा। यहां पे बेटा सब समझ में आ रहा है? एसिडिक हेमोग्लोबिन क्या करेगा? छोड़ देगा। और ये हेमोग्लोबिन फ्री हो गया किसको पकड़ने के लिए? ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए। अरे बात समझ में आ रही है? और ये H प्लस आयन क्या करेगा? और समझ लो, मैंने आपको बताया बाइकार्बोनेट आयन अंदर आ रहे हैं, बाइकार्बोनेट आयन अंदर आ रहे हैं, तो ये बाइकार्बोनेट आयन के साथ क्या करेगा बेटा? रिएक्ट करेगा। ये H प्लस आयन किसके साथ रिएक्ट करेगा? HCO3 माइनस से रिएक्ट करेगा। अरे बात समझ में आई? और ये वापसी क्या बना लेगा? ये बना लेगा आपका H2CO3। क्या बना लेगा? H2CO3। और ये फिर टूटेगा आगे बेटा, सब उल्टा हो रहा है देख लो। H2O प्लस CO2। ये CO2 बेटा फिर कहां जाएंगे? इधर देख लो, ये भी बाहर जाएगा। ये भी क्या करेगा? एल्विलाई में जाएगा, और एल्विलाई के थ्रू ये कहां जाएगा बेटा? बाहर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो अब अंदर फिर से क्या बच गया आरबीसी के? अब बच गया फिर से हेमोग्लोबिन और पानी। क्या बच गया? हेमोग्लोबिन और पानी। अब हेमोग्लोबिन क्या करे? ऑक्सीजन से फिर रिएक्ट करेगा और बनाएगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये फिर टिश्यूज के पास जाएगा, फिर ये रिएक्शन होगा, फिर वापस आएगा, फिर ये होगा, फिर वापस, ऐसे कर करके इसका काम चलता रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? आई थिंक आपको ट्रांसपोर्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। आई थिंक आपको ट्रांसपोर्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। अब और बताऊं मैं आप लोगों को, सर ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ने का तरीका क्या है? भैया ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जुड़ जाएगा। क्या सर कोई और भी फैक्टर्स हैं जो हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ने के लिए मजबूर करेंगे? जी हां। क्या कोई और भी फैक्टर्स हैं जो हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे? जी हां।
क्या कोई और भी फैक्टर्स हैं जो हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ेंगे? जी हाँ। क्या कोई और भी फैक्टर्स हैं जो हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड से तोड़वाएंगे? जी हाँ। वो फैक्टर्स क्या हैं? वो फैक्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा सिग्मोइड कर्व। क्या पढ़ाऊंगा? सिग्मोइड कर्व पढ़ाऊंगा, और वहां पे और भी बताऊंगा फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन जुड़ेगा कि टूटेगा, या कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा कि टूटेगा। और इससे भी बेहतर तरीके से मैं आपको कल कर्व समझाऊंगा और कुछ वैल्यूज भी समझाऊंगा। मजा आएगा आप लोगों को, मजा आएगा आप लोगों को। मेरे ख्याल से आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बेटा। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।